हेलो फ्रेंड्स, वंशिका जीएस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आप लोग के लिए करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो बीपीएससी 72वीं और एईडीओ को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इससे पहले कई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग अपने करंट अफेयर्स को मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें और अपने करंट अफेयर को मजबूत बनाएं। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या रखा गया है? और इसका ऑप्शन है सेवा तीर्थ, एग्जीक्यूटिव एनक्लेव, सी है सेंट्रल विस्टा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों, इसका यहाँ सही आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर ए सेवा तीर्थ है। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। इससे पहले इसका नाम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव रखना था, लेकिन इसका नया नाम सेवा तीर्थ ही रखा गया है। तो पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएमओ ऑफिस भी कहा जाता है और पीएमओ ऑफिस का नया नाम अब सेवा तीर्थ हो जाएगा, जिसका मेन उद्देश्य है सेवा भावना को सर्वोपरि बनाना। सेवा भावना को सर्वोपरि बनाने के उद्देश्य से पीएमओ कार्यालय यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौसेना के किस पनडुब्बी से समुद्र की यात्रा किए हैं? और इसका ऑप्शन है ए INS वाघसीर, बी INS अरिघात, सी INS कालवेरी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, INS वाघसीर। INS वाघसीर पर सवार होकर द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी के द्वारा समुद्र की यात्रा किए हैं और यह दूसरे राष्ट्रपति जो हैं जिसने पनडुब्बी से समुद्र की यात्रा किए हैं। तो INS वाघसीर यहाँ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हनुक्का त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए यहूदियों पर किस देश में आतंकी हमला हुआ है? और इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इजराइल और डी कनाडा। तो इसका यहाँ सही आंसर बी ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। हनुक्का त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए यहूदियों पर ऑस्ट्रेलिया में 2 आतंकियों ने आतंकी हमला कर दिया था और अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया था, जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गई थे। तो यहाँ इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? और इसका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी कोलकाता और डी बिहार। तो दोस्तों, यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही आंसर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO भी कहा जाता है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो वैश्विक
चिकित्सा पर इसका दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। और अगर जो पहला पूछे कि पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन चिकित्सा का कहाँ आयोजित किया गया है, तो वह भी भारत के गुजरात में आयोजित किया गया था 2023 में। तो पहला आयोजित किया गया था गुजरात में 2023 में, और दूसरा यहाँ प्रश्न है दूसरा कब आयोजित किया गया, तो दूसरा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका ऑप्शन है ए हरियाणा, बी चंडीगढ़, सी दिल्ली और डी बिहार। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। तो यहाँ इसे हरियाणा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में सबसे धनी 10% लोगों के पास कुल संपत्ति का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? और इसका ऑप्शन है ए 90%, बी 65%, सी 80% और डी 75%। तो यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा 65%। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के अनुसार शीर्ष 10% लोगों के पास 65% संपत्ति केंद्रित है, और यह काफी ज्यादा असमानता को दर्शाता है। तो यहाँ इसका सही आंसर 65% ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कृषि में एआई के प्रयोग से निम्नलिखित में कौन सा लाभ संभव है? और इसका ऑप्शन है ए केवल उत्पादन बढ़ाना, बी केवल सिंचाई खर्च बढ़ाना, सी उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ जल संरक्षण, रोग पहचान और बाजार मूल्य बढ़ाना, डी है केवल फसल बीमा का खर्च बढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी। एआई जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो एआई के प्रयोग से कृषि को क्या लाभ होगा, प्रश्न यही कहा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, तो उत्पादन बढ़ेगा, उसके साथ साथ जल का संरक्षण भी किया जाएगा, और इससे बाजार मूल्य को भी बढ़ाने में आसान होगा, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा और वो गरीबी से काफी ऊपर उठ सकते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर सी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा मेघदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेघदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका ऑप्शन दिया गया है ए किसानों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना, बी एआई आधारित सटीक मौसम और वर्षा पूर्व अनुमान प्रदान करना, सी फसल बीमा दावों का निपटान करना और डी ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देना। तो दोस्तों मेघदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य है एआई आधारित, यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एआई आधारित
सटीक मौसम और वर्षा पूर्व अनुमान प्रदान करना। तो यहाँ इसका सही आंसर बी। ध्यान रखेंगे, मेघदूत ऐप का मुख्य उद्देश्य एआई आधारित मौसम सटीक मौसम और वर्षा का अनुमान लगाना है। और एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। और आजकल सभी कार्यों के लिए एआई का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कार्यों को सटीक और अनुमान भी सही लगाया जा सके। तो यहाँ इसका सही आंसर बी। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना किस राज्य में संचालित है या कार्य कर रहा है? तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी राजस्थान। तो यहाँ इसका सही आंसर सी होगा। यहाँ डी सी, यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ सही आंसर सी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का चलाया जा रहा है, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काफी फायदेमंद है। तो यहाँ इसका सही आंसर छत्तीसगढ़। ध्यान रखेंगे, महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 पर संविधान निर्माता बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 हर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी 26 नवंबर को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत यानी एक्सेप्ट यानी स्वीकार किया गया था। तो 26 नवंबर को संविधान सभा के सभी सदस्यों के द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था और उसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 का संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है, तो पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय। बी में है न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय। सी है वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक मुख्यालय। और डी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स परिसर। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ए, यहाँ इसका सही आंसर ए। ध्यान रखेंगे, संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 को बाबा साहेब अम्बेडकर का एक प्रतिमा का अनावरण यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में किया गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर ए पेरिस। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत एवं चीन सहित गैर प्राथमिकता वाले व्यापार साझेदार देशों पर 50% शुल्क लगाने का निर्णय लिया है? तो प्रश्न है कि भारत और चीन सहित गैर प्राथमिकता वाले व्यापार साझेदार देशों पर 50% शुल्क लगाने का निर्णय किस देश के द्वारा लिया गया है? और इसका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी मैक्सिको
और डी पोलैंड। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा सी मैक्सिको। मैक्सिको यहाँ इसका सही आंसर होगा। अभी देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब से पद संभाले हैं तो विश्व के सभी देशों पर टैरिफ कर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। तो उसी को देखकर मैक्सिको ने भी गैर प्राथमिकता वाले देशों पर 50% शुल्क यानी टैरिफ यानी टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। तो यहाँ इसका सही आंसर मैक्सिको हो जाएगा, सी। तो अभी का दौर टैरिफ बार का दौर चल रहा है और अमेरिका के देखा देखी और भी देश इस टैरिफ बार में शामिल हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी सही सत्य नहीं है। तो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ असत्य है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नए 9 सदस्य देशों के गठबंधन की घोषणा की है जो वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आर्थिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे या निभाते हैं। बी है, इस रणनीतिक पहल का उद्देश्य एक सुरक्षित, समृद्ध और नवोन्मेषक संचालित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। सी है, भारत भी इस गठबंधन का सदस्य है। और डी है, इस गठबंधन में शामिल देशों को सामूहिक रूप से पैक्स सिलिका कहा जाता है। इस गठबंधन में जो भी देश शामिल है उसे पैक्स सिलिका कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर है, इसमें असत्य का प्रश्न कह रहा है कि असत्य को चुनना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी इसका सही आंसर है। सही आंसर सी है। भारत इस गठबंधन का सदस्य नहीं है। भारत सी में लिख दिया है कि भारत भी इस गठबंधन का सदस्य है, लेकिन इस गठबंधन का सदस्य भारत नहीं है। तो यही गलत है, सी असत्य है, बाकी तीनों ए, बी और डी सही है। तो यहाँ इसका प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर सी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न कर रहा है कि अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा 9 सदस्य देशों का एक गठबंधन बनाया गया है जो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में शामिल है। तो उसमें 9 सदस्य देश है जिसमें जापान, कोरिया, इजराइल इस सब देशों को शामिल किया गया है। उसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर सी ध्यान रखेंगे, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपका पूंजी आपका अभिमान निम्नलिखित में से किस विचार पर केंद्रित है। आपका पूंजी आपका अभिमान निम्नलिखित में से किस विचार पर केंद्रित है। और यहाँ इसका ऑप्शन है ए, शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों के हितों का संरक्षण। बी, वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाले संपत्तियों को
उनके कानूनी उत्तराधिकार नामांकित व्यक्तियों को हस्तगत कराना। सी, निवेशक व्यक्तियों को हस्तगत कराना। और डी, शेयर बाजार में धोखाधड़ी को रोकना। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न है, आपका पूंजी आपका अभिमान, आपका पूंजी आपका अभियान नहीं अभिमान होगा, यह किस विचार पर केंद्रित है? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी इसका सही आंसर है। वित्तीय क्षेत्र में बिना दावे वाली संपत्तियों को उनके कानूनी उत्तराधिकार नामांकित व्यक्तियों को हस्तगत कराना। तो यहाँ बी इसका सही आंसर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में हाइड्रोजन ट्रेन सेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ भी सत्य नहीं है। प्रश्न कर रहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन सेट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रोजन ट्रेन सेट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? और इसका ऑप्शन है ए, हाइड्रोजन गैस ईंधन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी दिल्ली आगरा रेल मार्ग पर संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। बी है, ऑप्शन बी है, ब्रॉड गेज पर चलने वाले यह विश्व की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन है। सी है, सी में कहा जा रहा है इसमें 1200 किलोवाट के 2 ड्राइविंग कारें हैं, साथ ही 8 यात्री कारें भी है। और ऑप्शन डी है, इस ट्रेन के संचालन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है, केवल जल वाष्प का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये ए जो है इसका सही आंसर यहाँ होगा प्रश्न के अनुसार कि हाइड्रोजन ट्रेन सेट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ए वाला कथन सही नहीं है। ए में कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस ईंधन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी दिल्ली आगरा रेल मार्ग पर संचालित किया जाएगा, यह सही नहीं है। यह दिल्ली आगरा रेल मार्ग पर नहीं चलकर दिल्ली सोनीपत रेल खंड पर संचालित किया जाएगा। दिल्ली सोनीपत जो हरियाणा में है तो ये दिल्ली सोनीपत के बीच में इस ट्रेन को चलाया जाएगा, ना कि दिल्ली आगरा रेल मार्ग पर चलाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ए कथन असत्य है, दिल्ली आगरा ना होकर दिल्ली सोनीपत होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय खेल नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय खेल नीति जो 2025 में लागू किया गया है उसके बारे में यह प्रश्न कहा जा रहा है। तो चलिए कथनों को देखते हैं। तो पहला कथन है, राष्ट्रीय खेल नीति को खेलो भारत नीति के रूप में 1 जुलाई 2025 को जारी किया गया है, जिसने राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लिया है। दूसरा कथन है, देश की पहली राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में जारी की गई थी। पहला खेल नीति 1984 में जारी किया गया था। तीसरा ऑप्शन है, खेलो भारत नीति का लक्ष्य
कोचिंग एवं एथलीट सहायता को विश्व स्तरीय प्रणाली विकसित करना है। चौथा कथन है खेलो भारत नीति 2025 का लक्ष्य 2036 ओलंपिक खेलों के आयोजन हेतु भारत के सशक्त दावेदारी प्रस्तुत करने लायक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल नीति 1 जुलाई 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 4 कथन दिया हुआ है और इसका ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा कथन उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। और ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, बी है केवल 2 सही है, सी केवल 3 सही है और डी सभी चारों सही है। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सही है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के संदर्भ में चारों कथन यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ इसका चारों कथन ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खेल नीति के संदर्भ में जो 4 कथन दिया गया है सभी कथन सत्य हैं, तो सभी कथन को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और इसका ऑप्शन है ए विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है, बी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना है, सी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के मेजबानी न्यूजीलैंड द्वारा की गई है और डी विश्व पर्यावरण दिवस 1983 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है यह प्रश्न कहा जा रहा है, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा बी इसका यहाँ सही आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना है, यह इसका सही आंसर नहीं है, यानी बी इसका सही आंसर है। यह विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के संदर्भ में यह सही नहीं है, तो यहाँ इसका सही आंसर बी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है समाचारों के सुर्खियों में रहे आकाश प्राइम एयर डिफेंस प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ इसका कथन दिया हुआ है, तो कथन को देखते हैं। पहला कथन है यह प्रणाली, और यह किसके बारे में कहा जा रहा है? तो आकाश प्राइम डिफेंस प्रणाली के बारे में कहा जा रहा है। आकाश प्राइम डिफेंस प्रणाली के बारे में कुछ कथन दिया गया है और कौन सा कथन सही है इसी टाइप का प्रश्न है। तो चलिए इसके कथन को देखते हैं कि आकाश प्राइम एयर डिफेंस प्रणाली के बारे में क्या क्या कथन सही है। तो देखते हैं। पहला कथन है यह प्रणाली स्वदेश में विकसित की गई है, यानी यह प्रणाली भारत में ही विकसित किया गया है। दूसरा कथन है यह सतह से हवा, यहाँ यह सतह हो जाएगा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से युक्त है। सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल से युक्त है। तो यहाँ यह सतह यहाँ हो जाएगा, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल से युक्त है। तीसरा है यह प्रणाली
भारतीय सेना की तीसरी और चौथी रेजिमेंट का हिस्सा बनेंगे। और चौथा कथन है, इस प्रणाली का प्रयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल एक सही है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी में है केवल 3 सही है और ऑप्शन डी सभी चारों सही है। तो दोस्तों यहाँ भी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी चारों कथन सही है। तो आकाश प्राइम डिफेंस प्रणाली के संदर्भ में जो 4 कथन दिया हुआ है सभी चारों कथन सही है। तो यहाँ इसका सही आंसर डी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? और यहाँ इसका ऑप्शन है ए 2024 को, बी 2025 को, सी 2026 को और डी 2027 को। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2026 को महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ इसका सही आंसर सी ध्यान रखेंगे, सी 2026। अगला प्रश्न है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया है? अभी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता हुआ था, जिसमें मुक्त व्यापार करने के घोषणा की गई थी दोनों देशों के द्वारा। तो यह घोषणा कब की गई है उसी के बारे में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 24 जुलाई 2025, बी है दूसरा ऑप्शन बी 24 सितंबर 2025, सी है 1 अक्टूबर 2025 और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका यहाँ सही आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 2025 को भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। तो यहाँ इसका सही आंसर 24 जुलाई 2025 ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है या कौन बने हैं? और यहाँ ऑप्शन है ए अजय सेठ, बी पराग जैन, सी अभिजात सेठ और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसे इरडा भी कहा जाता है, इरडा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को इरडा भी कहा जाता है और इरडा का एक अध्यक्ष होता है। तो नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नया अध्यक्ष अजय सेठ को बनाया गया है। तो पूछें यहाँ से इसका सही आंसर ए हो जाएगा अजय सेठ। तो इरडा का नया अध्यक्ष अजय सेठ ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? किस भारतीय को प्रदान किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार? और इसका ऑप्शन है ए वर्षा देशपांडे, बी गीता गोपीनाथ, सी
पराग जैन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वर्षा देशपांडे। वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो यहाँ इसका सही आंसर ए ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। दोस्तों मेरा उद्देश्य आप लोग को बीपीएससी 72वीं में सफलता दिलाना है, और जब तक करंट अफेयर्स को मजबूत नहीं बनाएंगे बीपीएससी का पीटी पास करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बीपीएससी में ज़्यादातर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन वर्तमान समय में दिया जा रहा है। तो आप लोग करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम हमेशा अभी करंट अफेयर्स का यह सीरीज चलता रहेगा और नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।